नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम क्वांटम संख्याएं पढ़ रहे थे, जिसमें कि दो क्वांटम संख्याएं हमने पढ़ ली थी। एक तो थी मुख्य क्वांटम संख्या और दूसरी दिगंशी क्वांटम संख्या। आज हम तीसरी क्वांटम संख्या पढ़ेंगे, जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको m से रिप्रेजेंट करेंगे। इस क्वांटम संख्या को लैंडे ने दिया था, जो कि परमाणु में कक्षक के अभिविन्यास ओरिएंटेशन की जानकारी देती है। ये क्वांटम संख्या परमाणु में कक्षकों के अभिविन्यास मतलब कक्षकों का ओरिएंटेशन क्या है, कौन से कक्षक किस तरह से उपस्थित हैं, इस तरह की जानकारी ये देता है। इसका जो मान है वो कैसे निकालेंगे, 2l+1, 2l+1 ये इसका फॉर्मूला है। l मतलब कौन सा हो गया, दिगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है ना। अगर हमारे पास दिगंशी क्वांटम संख्या का मान है तो हम चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान निकाल सकते हैं। ये -l से शुरू होगा, 0 से, फिर +l। इसका मतलब जैसे इसका मान जैसे 2 आ रहा है, 2l+1 का मान जैसे 1 आ रहा है, तो 1 क्या होगा, -1, 0, +1, ऐसे 3 वैल्यू होगी। जैसे l का मान, इसका मान, इस फॉर्मूले का मान 2 आ रहा है, तो -2 प्लस -1, 0, +1, +2, ऐसे 5 मान होंगे, 2 तक होगा। आगे बात समझ में। यह चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की प्रकृति को समझाती है। यह चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स की प्रकृति को समझाती है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी परमाणु को रखने पर उसमें उपस्थित कोश एक या एक से अधिक भागों में विभक्त हो जाते हैं। इसे जीमोन प्रभाव कहते हैं। अगर किसी परमाणु को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उसमें जो कोश उपस्थित हैं वो एक से अधिक भागों में विभक्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उसको अपन जीमोन प्रभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं, जीमोन प्रभाव। और यही प्रोसेस अगर विद्युत क्षेत्र में रखने पर हो, यदि परमाणु को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए और यही प्रोसेस हो, मतलब उपकोश जो हैं वो एक या अधिक भागों में विभक्त हो जाएं, तो उसको स्टोर्क प्रभाव कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, स्टोर्क प्रभाव कहते हैं। अभी बस समझ में। अब जैसे मान लो n का मान 1 है, n की वैल्यू कितनी है, 1 मतलब ये n कौन सा हो गया, n बराबर 1 है, तो मुख्य कोश की संख्या कितनी है, 1 है, तो l बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि वही फॉर्मूला कि l की वैल्यू n-1 पे होती है, तो n-1 होगा तो l की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो l की वैल्यू 0 आते ही उपकोश कौन सा होगा, s उपकोश, ठीक है। तो s उपकोश है, तो यही वैल्यू अगर यहाँ पे रख दें तो m का मान कितना आ जाएगा, 0। m का मान कितना आ जाएगा, 0। तो इसके लिए फिर वो s उपकोश में कितने कक्षक होगा, एक, कितना होगा, एक, जिसमें m का मान 0 होगा। s में m का मान कितना होगा, 0। यदि n बराबर 2 है, n बराबर कितना है, 2 है, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n-1, तो n-1 मतलब 2-1, तो l बराबर 1। तो l बराबर 1 होते ही वो p उपकोश कहलाएगा। कितना कहलाएगा, p उपकोश। अब यहाँ पे l बराबर 1 लिख देंगे अपन, तो 2 × 1 कितना हो गया, 2 + 1, तो 2 + 1 3, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आते ही यहाँ पे कैसे होगा, -1, 0, +1। इसका मतलब p उपकोश में कितने कक्षक होते हैं, 3, px, py और pz। इस तरह से ये px, py और pz। इसी तरह से n बराबर 3 है, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n-1 मतलब 3-1, तो 2, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो वो कौन सा उपकोश कहलाएगा, d उपकोश। कौन सा कहलाएगा, d उपकोश। अब l की जो 2 वैल्यू आएगी वो यहाँ पे रख देंगे, 2 × 2, तो वो 4 हो गए, +1 तो 5, तो कक्षकों की संख्या कितनी हो गई, 5। कितनी हो गई, 5। तो कैसे लिखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, फिर -1, -2 और इधर +1, +2, तो टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब कक्षकों की संख्या कितनी हो गई, 5। कौन कौन से होंगे, dxy,
डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये 5 कक्षक जो हैं वो इसमें होंगे डी उपकोष में। यदि n बराबर 4 है, n बराबर कितना है 4 है, तो l बराबर कितना हो जाएगा 4 - 1 मतलब 3। तो 3 आते ही उपकोष कौन सा होगा, f उपकोष होगा। और 3 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, 3 × 2 तो वो 6, 6 + 1 तो 7, तो 7 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने कक्षक होंगे 7। तो कैसे एडजस्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 -1 -2 -3 और इधर +1 +2 और +3, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए 7। और इसको कैसे दिखाते हैं, ऐसे है ना, 7 कक्षक कैसे दिखाते हैं, गई बात समझ में। तो इस तरह से हमारे पास अगर L की वैल्यू हो तो हम M का मान आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो पूरी होती है। इसमें मेन तो क्या है, ये जीमोन प्रभाव और स्टोक्स प्रभाव क्या होता है। ठीक है, जीमोन प्रभाव क्या है, अगर चुंबकीय क्षेत्र में उपकोषों का विभाजन हो गया तो वो जीमोन प्रभाव, और अगर विद्युत क्षेत्र में हुआ तो वो स्टार्क प्रभाव कहलाएगा। दूसरी जो क्वांटम संख्या है, चौथी क्वांटम संख्या, वो है चक्रण क्वांटम संख्या। कौन सी है, चक्रण क्वांटम संख्या। इसको गुडस्मिट ने दिया है, इस क्वांटम संख्या को गुडस्मिट ने दिया है। ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। अब चक्रण क्या होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष के चारों ओर भी चक्कर लगाता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष के चारों ओर भी चक्कर लगाता है, मतलब पृथ्वी की तरफ। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी अपने अक्ष पर भी घूमता है। तो इस गति को चक्रण गति कहते हैं, है ना। तो चक्रण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जैसे इस दिशा में जाता है इलेक्ट्रॉन, अगर यूं घूम रहा है इस दिशा में, तो वो +½ मतलब ये जो है वो क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, और अगर ऐसे उल्टा जा रहा है तो -½ तो ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जाएगा। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं जिनके चक्रण क्वांटम संख्या के मान भिन्न हो। चक्रण क्वांटम संख्या के मान मतलब एक का +½ हो और एक का -½ हो, वो दोनों साथ में रह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इस क्वांटम संख्या के मान किसी पर निर्भर नहीं करते, बल्कि अन्य क्वांटम संख्याओं के मान एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, चलो ये हो गई चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या में तो बस ये है कि ये जो है वो विपरीत चक्रण वाले, मतलब ऐसे वाले, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही साथ में रह सकते हैं। एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि हमने जितनी क्वांटम संख्याएं पढ़ी हैं उसको अप्लाई कैसे करें, क्वेश्चन आए तब कैसे करें। जैसे एक क्वेश्चन है कि n, l व m, n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, l मतलब द्विगंशी क्वांटम संख्या और m मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या के निम्न मानों के लिए कक्षक का मान बताइए। अब कौन सा कक्षक होगा वो अपन को बताना है। n बराबर 3, l बराबर 1 और m बराबर 0 है, तो इसमें कक्षक कौन सा होगा वो बताना है। तो सबसे पहले तो हम मुख्य क्वांटम संख्या देखेंगे। मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर कितना है 3 है, तो 3 लिख दो। l बराबर कितना है 1, l बराबर 1 है, हमको पता है कि अगर l बराबर 0 होगा तो s कक्षक होगा, और अगर l बराबर 1 है तो p होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर l बराबर 1 है तो कोश कौन सा होगा p। ठीक है, और m बराबर 0 है, m बराबर 0 है। देखो हमने यहाँ पे देखा था कि -1 बराबर ये px और py और pz, तो 0 आ गया, तो मतलब ये 0 होने पर pz होगा। कौन सा होगा pz। आ गई बात समझ में। तो कौन सा कक्षक हुआ अब 3pz। इसी तरह से एक और देखते हैं, अगर n बराबर 5 है, l बराबर 0 है और m बराबर भी 0 है तो कौन सा होगा। तो हम सबसे पहले तो मुख्य क्वांटम संख्या की जो वैल्यू है वो लिख देते हैं। n बराबर कितना है 5, l बराबर 0 होते ही कौन सा उपकोष आएगा s, तो s, और m बराबर 0 है तो वो s तो एक ही होता है, x y वगैरह वो नहीं होता उसमें, तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल और देख लेते हैं। n बराबर 6, l बराबर 2 और m बराबर -2 में कौन सा उपकोष अपने
कौन सा कक्षक होगा, तो n बराबर 6 लिख देते हैं, है ना, क्योंकि ये मुख्य क्वांटम संख्या, ये तो जो वैल्यू है वही रहेगी, तो 6 आ गया, क्योंकि ये तो उसके जो मुख्य कोश है उसको बता रहा है। ये 6 है तो इसका मतलब ये है कि परमाणु छठे कोश में उपस्थित है, ऐसा बता रहा है ना। तो 6, तो और L बराबर कितना है 2, L बराबर 2 होते ही क्या हो जाता है D उपकोश, तो वो D आ जाएगा। और M बराबर 2 है तो M बराबर -2 होते ही, यहाँ पे देखो ये वैल्यू अपन ने निकाली भी थी, तो ये लास्ट वाला D x² - y², x² - y²। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से हमारे पास अगर n, l और m की वैल्यू हो, इसके मान अपन को पता हो, तो हम कक्षकों के मान आराम से ज्ञात कर सकते। कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर उपस्थित है उसकी पहचान हम, कौन से कक्षक में या कौन से कोश में उपस्थित है उसकी पहचान हम कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।